मेरे बचपन के दिन। बच्चों, आज हम पाठ्य पुस्तक क्षितिज के अभ्यास प्रश्नोत्तर बिल्कुल सरल शब्दों में डिस्कस करेंगे। मैंने कोशिश की है कि सरल से सरल भाषा में अभ्यास प्रश्नों के उत्तर दूं। पहला प्रश्न है, महादेवी वर्मा कहती है कि मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई और मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। इस कथन के आलोक में आप यह पता लगाएं कि का पार्ट है इसका, उस समय लड़कियों की दशा कैसी थी, यानी कि महादेवी वर्मा के समय। और इसका ख पार्ट है, लड़कियों के जन्म के संबंध में आज कैसी परिस्थितियां हैं। इन दोनों के ऊपर अपने विचार देने हैं। पहले पार्ट का आंसर जानते हैं। महादेवी वर्मा के समय कैसी स्थिति थी लड़कियों की? उस समय अर्थात सन 1900 के आसपास भारत में लड़कियों की दशा अच्छी नहीं थी। प्राय उन्हें जन्म देते ही मार दिया जाता था। उन्हें बोझ समझा जाता था। यदि उनका जन्म हो जाता था तो पूरे घर में मातम छा जाता था। महादेवी वर्मा अपने एक संस्मरण में लिखती हैं, बैंड वाले नौकर चाकर सब लड़का होने की प्रतीक्षा में खुश बैठे रहते थे। जैसे ही लड़की होने का समाचार मिलता, सब चुपचाप विदा हो जाते थे। ना बैंड बजता था, ना नौकर चाकर अपना शगुन के लालच में कुछ करते थे। ऐसे वातावरण में लड़कियों को कम भोजन देना, उन्हें घर के कामों में लगाना, पढ़ाई लिखाई से दूर रखना आदि बुराइयों का पनपना स्वाभाविक था। लड़कियों को विचारों की भी विचार अभिव्यक्ति की भी स्वतंत्रता नहीं थी। अब ख पार्ट देखते हैं कि आज के समय में लड़कियों की क्या परिस्थिति है। आज लड़कियों के जन्म के संबंध में स्थितियां थोड़ी बदल गई हैं। पढ़े लिखे लोग लड़का लड़की में के अंतर को धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं। बहुत से जागरूक लोग लड़कियों का भी उसी तरह स्वागत सत्कार करते हैं जैसे लड़के का। शहरों में लड़कियों को लड़कों की तरह पढ़ाया लिखाया भी जाता है, परंतु लड़कियों के साथ भेदभाव पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। आज जितनी भी भ्रूण हत्याएं हो रही हैं, लड़कियों के जन्म को रोकने के लिए ही हो रही हैं। देश में लड़के लड़कियों का अनुपात बिगड़ता जा रहा है। आश्चर्य की बात तो यह है कि महानगरों में सबसे कम लड़कियां चंडीगढ़ में हैं, जो देश का एक उन्नत शहर है। वहां न शिक्षा कम है और ना ही धन वैभव। वास्तव में लड़कियों के जन्म को रोकना वहां के निवासियों की मानसिकता पर निर्भर करता है। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 है, लेखिका उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई? अब इस प्रश्न का उत्तर है, लेखिका को यूं तो बच्चों उर्दू फारसी पढ़ना सीखना अच्छा नहीं लगता था। लेखिका उर्दू फारसी इसलिए नहीं सीख पाई क्योंकि लेखिका की रुचि उर्दू फारसी में नहीं थी। उसे लगता था कि वह उर्दू फारसी नहीं सीख सकती है। उसे उर्दू फारसी पढ़ाने के लिए जब मौलवी साहब आते, तब वह चारपाई के नीचे छिप जाती थी। मौलवी साहब ने पढ़ाने आना ही बंद कर दिया, क्योंकि जब वो पढ़ना ही नहीं चाहती थी और वह उर्दू फारसी नहीं सीख पाई। बच्चों, एक बात यहाँ बता दूं, जो उनके दादा थे बाबा, वो उर्दू फारसी उन्हें पढ़ाना चाहते थे क्योंकि वो उर्दू फारसी के ज्ञाता थे। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। लेखिका ने अपने माँ की व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है? इस प्रश्न का उत्तर है, लेखिका ने अपनी माँ के हिंदी प्रेम और उनके लेखन गायन के
शौक का वर्णन किया है। यानी कि उन्हें लिखने का भी शौक था और गाने का भी शौक था। वे हिंदी और संस्कृत अच्छी तरह जानती थीं, इसलिए इन दोनों भाषाओं का प्रभाव महादेवी पर भी पड़ा। महादेवी की माँ धार्मिक स्वभाव की महिला थी। वे नित्य पूजा पाठ किया करती थीं। सवेरे कृपा निधान पंछी बन बोले पद गाती थी। मीरा का पद है, प्रभाती गाती थी। शाम को मीरा के पद गाती थी। वे लिखा भी करती थी। लेखिका को ब्रज भाषा में लिखने के लिए प्रेरित करने वाली भी उनकी माँ ही थी। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। जवारा के नवाब साहब के साथ अपने पारिवारिक संबंधों को लेखिका ने आज के संदर्भ में स्वप्न जैसा क्यों कहा है? इस प्रश्न का उत्तर है, जवारा के नवाब के साथ अपने पारिवारिक संबंधों को लेखिका ने आज के संदर्भ में स्वप्न जैसा इसलिए कहा है क्योंकि जवारा के नवाब और लेखिका का परिवार अलग अलग धर्म के होकर भी आत्मीय संबंध रखते थे। उनमें भाषा और जाति की दीवार बाधक नहीं थी। बच्चों, जाति या धर्म कह सकते हो, धर्म की दीवार। दोनों परिवार एक दूसरे के परिवार के साथ मिलजुल कर रहते थे। वे एक दूसरे को यथोचित संबंधों की डोर से बांधे हुए थे। वे चाची ताई देवर दुल्हन जैसे आत्मीयता भरे रिश्तों से जुड़े थे। ऐसा वर्तमान में दुर्लभ हो गया है। तो लेखिका ने इसीलिए कहा है कि अगर आज के समय में जाति धर्म के आधार पर भेदभाव मिट जाए तो भारत उन्नति की दिशा में बढ़ जाएगा। अब चलते हैं रचना और अभिव्यक्ति के प्रश्न। प्रश्न नंबर 5। जैबुन्निसा जो महादेवी वर्मा के रूम में रहती थी, हॉस्टल में, जैबुन्निसा महादेवी वर्मा के लिए बहुत काम करती थी। जैबुन्निसा के स्थान पर यदि आप होते तो महादेवी से आपकी क्या अपेक्षा होती, या आपका व्यवहार कैसा होता महादेवी के प्रति? क्या आप भी उसकी तरह सहयोग करते? अब इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। जैबुन्निसा के स्थान पर अगर मैं महादेवी के लिए कुछ काम करती तो मैं संबंधों के आधार पर उनसे अपेक्षा भी करती। अगर मैं नौकरानी के रूप में उनकी सहायता करती तो उनसे मजदूरी के साथ साथ प्रेम और आदर की भी अपेक्षा करती। अगर सखी के रूप में उनकी सहायता करती तो बस उनसे प्रेम और स्नेह चाहती। यदि उनकी प्रशंसिका या कनिष्ठ साथिन के रूप में सहायता करती तो कभी कभी उनसे कविता भी सुन लेती तथा पढ़ाई में सहायता ले लेती। बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आप अपने अंडरस्टैंडिंग बेस पर भी लिख सकते हैं कि आप क्या करते, क्योंकि आपको अपने विचार बताने हैं कि अगर आपको ऐसे किसी के साथ रहना पड़े हॉस्टल में तो आप क्या करते। प्रश्न नंबर 6। महादेवी वर्मा को काव्य प्रतियोगिता में चांदी का कटोरा मिला था। अनुमान लगाइए कि आपको इस तरह का कोई पुरस्कार मिला हो और वह देश हित में या किसी आपदा निवारण के काम में देना पड़े तो आप कैसा अनुभव करेंगे या करेंगी? ये भी अंडरस्टैंडिंग बेस है, आपको अपने विचार बताने हैं कि अगर आपकी कोई कीमती चीज अगर आपको किसी समस्या के निवारण के लिए देनी पड़े, विपदा के निवारण के लिए, तो आप कैसा अनुभव करेंगे? मुझे चांदी के कटोरे जैसा कीमती पुरस्कार मिला हो तो देश हित की बात आए तो मैं ऐसे पुरस्कार को खुशी खुशी दे देती, क्योंकि देश हित से बड़ा कुछ नहीं है। देश के हित में ही देशवासियों का हित निहित होता है। ऐसा करके मुझे दुगनी खुशी प्राप्त होती और मैं स्वयं को गौरवान्वित महसूस करती। तो बच्चों, ये थे इसके अभ्यास प्रश्नोत्तर।